बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी लंदन विद सादिया सादात। आज हमारे साथ जो पैनल पे मौजूद हैं वो हैं सर अमजद शुएब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, और इनका काफ़ी गहरी नज़र है सियासत के ऊपर और बहुत ही अच्छे पाया कि ये तजिया निकाल रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो आजकल जो एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है जो कि बहुत गर्मा गर्म सियासत चल रही है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके व्यूज़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल जो सियासत का माहौल इतना गर्म हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी मैं बात करना चाहूँगी वो सिंध के हवाले से कि सिंध की पुलिस की कहते हैं कि जो हमारी तस्दीक हुई है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये हमें ज़हन रखनी चाहिए कि एफआईआर दर्ज करना, अगर किसी ने जाके रिपोर्ट किया है तो ये सिंध पुलिस की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो हुल्लड़बाजी वहां पे की गई कायद आज़म के मज़ार पे, वो शर्मनाक है। अच्छा। वो कराची के अवाम ने कबूल नहीं की, लिहाजा एकदम से सोशल मीडिया पे भी शोर मचा, और क्या कराची में भी काफी सारा बम होता था। और हो सकता था कि कुछ लोग जाके तो इनकी ठुकाई भी कर देते कि आप लोग क्या करते हैं। अच्छा तो अच्छा। उस लिहाज से पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कर। ठीक अब है। बात यह है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, लिहाजा उनको जबरदस्ती की, कहते हैं जी हमसे करवाई गई। हम्म। ठीक काम के लिए तो जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए थी, ये तो उनको अपना फर्ज था जबरदस्ती करवाने के, ये खुद जिम्मेदार हुए अगर किसी ने किया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई शवाहिद ऐसे नहीं है, हम्म। क्योंकि जो सुबह की स्टेटमेंट थी आईजी पुलिस की, उसने कहा जी मुझे तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की, मैं तो खुद गया, मैंने जाकर ऑर्डर किए कि ठीक है एफआईआर दर्ज कर लें। हम्म। अच्छा, अब वहां पे आईजी के घर पे बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, खासतौर पे आजकल के जमाने में, जहाँ जी जी। टारगेट किलिंग भी है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर भी कोई ना कोई मसला रहता है। तो वो तो मुमकिन नहीं कि कोई आके आईजी साहब को यूं उठा के ले जाए वहां से। हम्म। फिर वहां पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, अच्छा। तो कुछ शवाहिद को सबूत भी होंगे कि किसी ने आके उनको पकड़ा या क्या किया। हम्म। और अगर कोई ले जाता जबरदस्ती, तो जो उनके सिक्योरिटी पे वहां पे अपने गार्ड्स हैं, उनके साथ जरूर फायरिंग का तबादला होता, हम्म। क्योंकि उसके बगैर तो कोई ऐसे जबरदस्ती ने जाने देता। तो वो चीजें भी नहीं अभी तक कोई सामने आई। अच्छा, आप दूसरी आपका तरफ ख्याल है ये है मैच। जी जी। दूसरी तरफ ये है कि खुद हुकूमत के बयानात जो है वो मुख्तलिफ रहे, हम्म। और रात को कोहराम मचा दिया शाम के वक्त बिलावल जरदारी ने, हम्म। कि जनाब उनको जबरदस्ती करवाया गया और ऑब्जेक्शन की गई, और हमारी बड़ी तस्दीक हुई, हमारे मेहमान जो थे उनके सामने हमारी शर्मिंदगी हुई। जी जी। शर्मिंदगी तो इस शख्स को उस वक्त होनी चाहिए थी जब कायद आजम के मज़ार पे ये सारा कुछ हो रहा था, हम्म। और ये सोए हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका उस वक्त मुंह शर्म से झुक जाना चाहिए था। लेकिन उसकी बजाय ये आके तो ये बात कर रहे हैं कि इनका मेहमान जो है वो कायद कायद हमारे जो जो मुहसिन पाकिस्तान है कायद आजम, उनकी मज़ार की तकदीस से, उनके मज़ार की हुर्मत से ये ज्यादा था इसका मेहमान का मुंह। वो कौन हम्म। होता है सफदर, उसका क्या ताल्लुक है, क्या चीज है वो। ठीक तो है। ये भी एक चांस गलत था। अच्छा। लगता ये है कि सिंध हुकूमत नहीं चाहती थी कि एफआईआर दर्ज हो। अच्छा। उन्होंने आईजी को कहा कि एफआईआर दर्ज न करो, हम्म। लेकिन जब इंसिस्ट किया कि नहीं आपको दर्ज करनी पड़ेगी, तो उन्होंने दर्ज कर ली। कर ली, ठीक है। फिर ये सारा प्रोसेस चला। अब सिंध गवर्नमेंट अपने आप को अपने सियासी मकासद के लिए पीएमएलएन के सामने सुरखरू करना चाहती थी, उन्होंने ये तमाशा खड़ा किया। क्योंकि अच्छा। जितनी भी ये छुट्टी की अर्जियां हैं, हम्म। ये भी सारी एक ही जैसी प्रिंट की हुई, छापी हुई, फोटो कॉपी टाइप, वो सबने दखल करके पकड़ा दी। अच्छा अच्छा। अगर सिंध पुलिस को कोई ऐसी शर्म हया, कोई उनको उनकी गैरत का कोई कहते हैं जी जनाजा निकल गया, तो उस वक्त निकलना चाहिए था जब जरदारी साहब के जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए, या रॉ अनवार के वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वो कहते हैं जी 400 के ऊपर उसने की, उन पे पर्दापोशी करने के लिए, या उदैर बलोच से जब भी ऑर्डर लिया करते थे कि फलां को नौकरी दो, फलां को निकाल दो। अभी भी एक वाकया हुआ, एक इंस्पेक्टर को इनके एक वजीर के भाई ने
सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर के भाई ने वहां पे मारा, इंस्पेक्टर पुलिस की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वो बेचारा सड़कों पे एहतजाज करता रहा अपने सीनियर ऑफिसर से, इनमें से किसी की गैरत नहीं जागी। वो ठीक। कहता रहा कि मैंने तो अपने सरकारी काम के लिए ये किया है, मेरा काम चेक करें जी। और इस आदमी को सजा दें जिसने मेरा ये हाल किया है। और उसने वार्निंग दी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर मेरी राय नहीं सुनी जाएगी, यानी मेरी अर्दाश नहीं सुनी जाएगी और आईजी पुलिस को एक्शन नहीं करेंगे तो मैं आग लगा लूंगा अपने आप को। उसने अपने आप को आग लगा दी। जी। अब ये हालात हैं जिस फोर्स के, बिल्कुल। और जी करप्शन की खबरें हो वहां सर, पे दबा सर के। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि अपोजिशन का ये मानना है कि यही कुछ पीटीआई ने भी किया। फिर सर अब हम इसी साल की बात है कि एक लड़की ने मज़ार काइद पे जाके एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई और वो लड़की बाकायदा डांस कर रही थी। और कुछ अरसे पहले की बात, तो अगर आपको याद हो, इकरारुल हसन ने एक छापा मारा था और उसके अंदर उन्होंने कपल्स को पकड़ा था। एक वो बहुत ही बुरा वाकया था और आए दिन तक मैंने कभी कोई सुना नहीं है कि किसी को भी सजा हुई हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो? देखिए, इसको बाकी वाकयात जो है ना, जो आपने कहे मसलन लड़की ने डांस किया, ये एक इंडिविजुअल का करना है। ठीक है। दूसरा जो वो कपल वहां पे निकला, वो भी एक इंडिविजुअल का किस्सा है जिसमें वहां की इंतजामिया मुलव्वस हो सकती है। जो आपने जिक्र किया कि पीटीआई ने किया, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का है इसके साथ, और अगर उन्होंने इसी तरह किया था तो फिर पीटीआई का वो वाकया और ये सफदर का वाकया, ये दोनों फिर एक ही है। एक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इन जी। तमाम मामलात में नाकामी तो सिंध की गवर्नमेंट हुकूमत की की है। है, बिल्कुल। और सर इनको इनको नहीं आपने इसमें ख्याल? जी जी। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, इसमें लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और आपकी जो अथॉरिटी या आपका रूल ऑफ लॉ, वो चैलेंज हो रहा है। और जो हुकूमत है वहां पे, ये उसकी नाकामी, उसकी नालायकी है। ये कह के कि जनाब क्योंकि पीटीआई ने किया था लिहाजा नून लीग का भी किसी को नोटिस नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। नोटिस तो कराची के लोगों ने लिया, सिविल लोगों ने। वहां पे आप देखिए कि इवन ऑन व्हाट्सएप पे वीडियोस कर रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वो लोगों के मैसेजेस हैं कि जनाब इसका ये हुल्लड़बाजी इन्होंने की है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर पीटीआई ने किया था तो इनका फर्ज था कि वो एक्शन लेते। और आज भी अगर पीटीआई का कोई बंदा वहां पे करे, बिल्कुल पकड़ना चाहिए इनको। जी। ना पकड़े तो इनके मुंह पे काले कहते, क्यों आप बैठे, क्यों हमें सिंध पे हुकूमत 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 आप बात करते हैं, तो फिर आप बाकी भी काम करें ना जो आपकी जिम्मेदारी है। जी। तो ये नहीं किया उन्होंने। ठीक आज है। वो लड़की की वीडियो जिसने डांस किया था, वो वीडियो मौजूद है, लड़की पहचानी जा सकती है, क्यों नहीं एक्शन करते ये? बिल्कुल। मतलब इसके लिए ये कहना कि लिहाजा ये हुआ और उस वक्त हम सोए हुए थे, हमने एक्शन नहीं लिया, और अब अगर पब्लिक की डिमांड है तो अब भी हम नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है। तो तो मतलब दो आपके गलत ख्याल में कामों कि को आप ये ठीक अगर साबित नहीं कर ये कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए था, आया वो पीटीआई होता या वो कपल्स का कोई भी मामला हो, था कोई या भी वो, हो। तो उस सूरत में भी वो सब कुछ वो चीजें उसी तरह होनी चाहिए थी। देखिए ना, पीटीआई की गवर्नमेंट होती वहां पे तो मैं जी ये जी। कहता कि जनाब पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट थी उनकी, इसलिए गवर्नमेंट। अपने लोगों को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जी जी बिल्कुल। दूसरों को पकड़ लिया क्योंकि ये उनको विक्टिमाइज करना चाहते थे। बिल्कुल। पीटीआई की तो गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट तो सर। वहां पे पीपल्स पार्टी की, तो इनको पकड़ना चाहिए था दोनों को। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या ये जो नाकदीन कहते हैं कि स्टेट के ऊपर एक और स्टेट है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट के अंदर एक स्टेट है, वो है जो कि अब जरदारी साहब के मिसाल के तौर पे सारे फेक अकाउंट्स निकले हैं। ठीक है। अब जो गवाह हैं उसमें उनको ये पुलिस डरा रही है। जो रियासत है वो अपना पैसा निकालना चाहती है, वो मुजरिम तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ये एक अंदर रियासत है जो कि मुजरिम को डरा धमका के तो बिठाना चाहती है ताकि रियासत अपना पैसा न दे सके। अच्छा। आप देख लीजिए कि डॉक्टर आसम का केस था, जी जी। उसके ऊपर जीआईटी बनी, जीआईटी ने सारा बताया कि ये दहशतगर्दों को अपने अस्पताल में वेलकम करता रहा, ट्रीटमेंट देता रहा। जी जी। जब वो पुलिस के हवाले की गई, जीआईटी के जब ट्रायल करवाएं, तो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम गवाहों के बयान निकाल के तो अपने जाली गवाहों के बयान डाल दिए, जो अदालत में जाके कहते हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं।
ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो पुलिस एक रियासत के अंदर अलग रियासत बना के बैठी हुई है वहां पे। अच्छा। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस रियासत के साथ मुलव्वस है, उनकी इस बेईमानी में ये शामिल हैं। अगर ये शामिल ना होते तो सिंध पुलिस का ये लेते, उसको पकड़ते। जी जो जी। मुश्ताक महर है वो जरदारी का खास आदमी है, मुख्तलिफ मुद्दों पे मुख्तलिफ वक्तों पे वो जरदारी की खिदमत करता रहा है। तभी ये मरते जा रहे थे। इन्होंने करीम इमाम को, जो कि एक इंडिपेंडेंट आदमी था, एक न्यूट्रल आदमी था, उसको निकलवा के, तो इसके लिए मर मर के इन्होंने इसको गवर्नमेंट को मजबूर करके तो इस बंदे को जी। लिया। अगर ये मुश्ताक महर इनका टाउट नहीं था, इनके लिए काम नहीं करता था, तो मरते क्यों जाते थे? क्यों फेडरल गवर्नमेंट के साथ इन्होंने टक्कर ली हुई थी कि इसी को लेना है? ठीक है। तो ये रियासत के अंदर एक रियासत है जो पुलिस के जरिए बनी पड़ी है, इसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। ठीक है सर। अगला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि उसके बारे में मैं आपसे सवाल से ज़्यादा मैं आपसे जवाब कहती हूँ कि आप इसके बारे में मुझे बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने जो ये हुकूमत चला, वो जो मुहिम चलाई है अपनी ये पीडीएम वाली, आपके ख्याल में उनको कहीं ना कहीं से गो अहेड मिला हुआ है इस चीज़ को करने के लिए? मेरा ख्याल है गो हेड नहीं, ये सारे ही देखें करप्शन के केसेस है सब पे। मौलाना वैसे ही बिखरे पड़े थे, क्योंकि वो तो पहले दिन से कहते थे जी इस्तीफे दें, पार्लियामेंट में मत जाएं, क्योंकि मौलाना बाहर रह गए थे। मौलाना की हालत यही थी जिस तरह मछली पानी से बाहर रह जाती है, मौलाना रह गए। जिंदगी में पहली दफा उनको अपने जेब से खाना पड़ा, तो वो बड़ी मुश्किल पड़ गई उनको। अच्छा। तो ये तो सारे थे जो करप्ट चोर, इनके मुकदमा की वजह से ये परेशान, और इनको गवर्नमेंट लगती है बुरी। फिर ये भी है, शुरू से ही पहले दिन से पिछले 16 साल से बारियां लगी हुई थी। पीपल्स पार्टी हटी तो नून लीग हटी तो पीपल्स पार्टी। इनके ख्वाबों ख्याल में नहीं था कि कोई तीसरा भी निकल आए। जब ये निकला तो इनको अपने रोजगार पे लात पड़ती नजर आई, परेशान हो गए कि ये कहां से आ गए। तो ये शोर मचा दिया इन्होंने। जी। अब उसमें मियां साहब का चक्कर यह है कि मियां साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, मरियम भी खामोश बैठी हुई थी। लोग जी। इनको जाके कहते थे कि जी क्या हुआ, आप तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया करते थे, अब क्या हुआ, आप सो गए बिल्कुल। तो वो बैकग्राउंड में अंदर सिलसिला चल रहा था एनआरओ के लिए। अच्छा। पहले शबाज शरीफ साहब चलाते रहे, वो नाकाम हो गए, फिर मोहम्मद जुबैर साहब को लॉन्च किया गया। अच्छा। अब जब फट पड़े हैं एकदम से, तो वो ये है कि जब सारी तरफ से मायूसी हुई और बाजवा साहब ने बल्कि ये पब्लिक में ला के कह दिया कि जी हमसे ये एनआरओ मांगते हैं, तो फिर उन्होंने कहा जी अब तो जो कुछ होना तो हो गया, अब हम भी सर पे कफन बांध देते हैं। अच्छा। वरना तो वो दुनिया को झूठ बोल रहे थे कि जनाब एनआरओ कौन मांग रहा है, हमने तो कभी मांगा ही नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा। तो अच्छा। झूठ झूठ जब तक चलता रहा, अब वो खुल गई बात, तो वो भी खुल गए। ठीक है। अच्छा सर, अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने जो खिताब में ये बात कही, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई है और वो कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं हार रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, और उन्होंने फिर जनरल को फ़ोन किया। मतलब इन अदर वर्ड्स उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि फौज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा किरदार है उनको जितवाने में। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए इमरान खान ने ये बात की, लेकिन आधी बात की। ठीक है। ये हो सकता है कि हकीकत हो, ख्वाजा आसिफ ने टेलीफोन किया हो, उनसे कहा हो कि जनाब मैं हार रहा हूँ, मेरी हेल्प करें। अच्छा। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे बाजवा साहब ने क्या कहा या क्या जी। किया। मिसाल के तौर पे अगर बाजवा साहब ने उनको ये कहा कि देखिए ख्वाजा साहब, आप जाने और आपका काम, हमारा वहां पे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर बात कुछ और हो गई। कुछ और होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये कहें कल को पता चले कि नहीं, उन्होंने कहा अच्छा मैं किसी को कहता हूँ, आपके वोट बढ़वाते हैं, ये करते हैं, तो फिर बात कुछ और होगी, तो बिल्कुल। आपको मुलव्वस होने का चांस निकल है। तो इसलिए इसको उछालना मुनासिब नहीं। इससे जरूरत ये थी कि इमरान खान साहब से पूछा जाता है कि जनाब अगर आपको ये पता है कि किसी ने टेलीफोन किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आगे हुआ क्या, हाँ जी। जरा वो बताइए। ठीक है। तो ये वो चीज है जो नामुकम्मल है। एक आधी बात के ऊपर हम क्या कमेंट थे, ये मेरा ख्याल है कि बाकी हिस्सा भी पूछना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब का भी मैं रिसेंटली बयान उनका भी देख रही थी, वो डायरेक्ट बाजवा साहब को मुखातिब होते हैं। वो एक किरदारों की बात करते हैं, वो इदारे की बात नहीं करते। ये अभी मेरे इसाक डार साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई थी, उनसे भी मैंने पूछा था कि
वो कहते हैं कि हम फौज की इज्जत करते बहुत करते हैं, लेकिन जो कुछ किरदार ऐसे हैं जो कि अपना थोड़ा नेगेटिव रोल, उनके मुताबिक ऐसा है, नेगेटिव रोल है किसी का, जो ये हुकूमत भी आई थिंक जो जो मुहिम भी चली है वो इसीलिए कि कुछ किरदारों को वो निशाना बनाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या, इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं? देखें, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, और इनका ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, रात दिन सब झूठ। ये बिल्कुल, ये चूल्हे पे बैठ जाएं और कहें, क्योंकि बात कहें तो आदमी मानने को तैयार नहीं होता। उसकी वजह मैं बताता हूँ। जी जी। ये जो भी इन्होंने बात की है बाजवा साहब की, ये बाजवा साहब का नाम इसलिए इन्होंने लेना शुरू किया कि बाजवा साहब ने इनका भांडा फोड़ा है। इन्होंने, बाजवा साहब ने कहा है कि ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं आके। अच्छा। इनके मोहम्मद उबैर साहब आते हैं, मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने जी बाजवा साहब को सिंगल आउट कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, सारा इनका किरदार देखें मियाँ साहब का, तो पिछले 20 साल से मियाँ साहब आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ साजिशें करते रहे। वो अच्छा। डॉन लीक हो, बिल वो बॉम्बे के वाक़े के ऊपर कोई इन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो हो, या कुलभूषण का मसला हो, इसमें कहीं किसी का नाम है? ये सागदार से पूछना था ना, जो झूठा इंसान जो ये बात कर रहा है इस तरह की, उससे पूछना था कि ये जो मुल्क के साथ आपने ज्यादतियां की हैं, इनमें कहीं नाम है किसी का? ये तो आपने अदारे को, मुल्क को बर्बाद किया। सिर्फ अदारा नहीं, मुल्क को भी जलील किया नहीं। ये वो हरकतें करके और फिर ये झूठ झाट बोल के तो इस तरह जान छुड़ाते हैं। टोपी पहनी, मस्जिदों के फेरे लगा रहे होते हैं, और अंदर से ये दिल काले इनके, क्या जमीर है इनके। अच्छा, और सिर्फ दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे आसिम बाजवा साहब का एक स्कैंडल सामने आता है, और उसमें हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं आई एम सेटिस्फाइड विद इट ना, लेकिन हम देखते हैं कि नैब ने कोई उसके ऊपर नहीं किया। तो क्या नैब को उसमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए? नहीं, मेरा भी ख्याल देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसका समझाता हूँ। पहली बात ये है जी जी। कि अहमद नूरानी, जो कि हमेशा पैसे खा के आर्मी के खिलाफ लिखता रहा, जी जी। वो वहां से बाहर कहीं इंडियंस के साथ मिलके तो एक स्टोरी ब्रेक करता है। अच्छा। स्टोरी की बुनियाद ये है, और वो जहां अमेरिका में कोर्स कर रहा है, वहां ये अकेला पाकिस्तानी है, बाकी 5 या 6 7 की क्लास है, उसमें बाकी सब इंडियन। और अच्छा। वो जो कोर्स है वो भी इंडिया का फंडेड है। अच्छा। वो इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड कर रही है। अच्छा। अब वो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये शख्स जो है, इसने कहानी ये बनाई कि बाजवा साहब के 2 भाई, बाजवा साहब के 2 3 भाई बाहर हैं, 3 या 4 हैं, बाजवा साहब यहाँ पे हैं। जिस तरह बाजवा साहब ने फौज में तरक्की की, उनका भी बिजनेस बढ़ता गया। अच्छा। लिहाजा ये लिंक है, ये तो कोई लिंक ना हुआ। अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे बाजवा साहब तरक्की ना करते, मेजर या कैप्टन ही रह जाते या लेफ्टिनेंट कर्नल रह जाते, तो बाहर बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता था किसी का। जी तो कर सकता था वो जी। ना, बिजनेस है। बाजवा साहब फौज में होते ही ना, बाजवा साहब घर बैठे होते, खेती बाड़ी कर रहे होते, तो तब भी जो बाहर बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस बढ़ बिल्कुल। भी सकता है, खराब भी हो सकता है। हाँ जी। तो आप जब तक कोई लिंक ना बताएं कि बाजवा साहब ने यहाँ से पैसा भेजा और वो वहां गया और ये हुआ वो हुआ, वो तो आप बात नहीं कर रहे। जी। आप एक शैतानी अमल कर रहे हैं कि एक स्कैंडल बना के पेश कर रहे हैं। बाजवा साहब की जो मिसेज है, उसका उसमें शेयर था, अच्छा। और वो शेयर जो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में दिखाया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि मैंने 33 लाख मेरी बीवी ने अपने फैमिली बिजनेस में लगाया हुआ है। ठीक है। वो उनकी डिक्लेरेशन में मौजूद है, और वो को पता नहीं उन्होंने आज से 10 साल या 12 साल पहले लगाया था, वो चला रहे साथ साथ। अब वो कहते हैं जी हमने बिजनेस को अपना, अपने आप को हटा लिया, उससे डिटैच कर लिया। अब दूसरी बात जो मैं कहने लगा हूँ नैब का या कोई और, मियां नवाज शरीफ के पानामा का किस्सा आया, जी जी। आपको याद है पानामा के केस आया, जी जी। तो क्या नैब ने उस पर कोई एक्शन लिया था या किसी और ने कोई एक्शन लिया? इमरान खान गया अदालत में जी और मियां साहब को वहां पे खड़ा कर लिया। जी। ये भी अदालत में चले जाएं, अगर शवाहिद मौजूद हैं हाँ जी। तो बिल्कुल। वही रास्ता इख्तियार करें, इनको किसी ने रोका है? बिल्कुल। आसम सलीम बाजवा के खिलाफ अदालत में चले जाएं, जिस तरह नवाज शरीफ को सजा हुई है उसको भी हो जाएगी अगर कोई इनके पास सबूत है तो। अच्छा। तो ये है नहीं, मतलब कुछ स्कैंडल नहीं है सबूत, लेकिन क्योंकि ये बकवास करनी है, फजूलियात अपने
ये इंडिकेट करना है कि जी आर्मी के लोग हैं, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन ले। एक्शन तुम लो ना, जाओ अदालत में, क्यों नहीं जाते? जी इमरान जी खान गया था कि नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ? जी। ये भी चले जाए। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में इनको जाना चाहिए और ये केसेस करने चाहिए। अच्छा सर, अगर ये समझते हैं, अगर ये जी समझते हैं कि केस वाकई जेन्युइन है, जिस तरह ये रोज ऐलान करते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, जी मैं जी। ये कहूंगा कि इनको जरूर जाना चाहिए। ठीक है। इल्जाम तराशी से बेहतर है कि अगर इनको इतना यकीन है और इनको इतना पता है, सबूत है इनके पास। हम्म, लेकिन ना पानामा के केस में, क्योंकि ये दूसरे मुल्क से, बाहर से आया था सारा, जी जी। इसलिए यहाँ हर किसी को यकीन था कि मियां साहब ने ये करतब किया हुआ है। हम्म, क्योंकि ये लोकल इल्जाम तो यहाँ पे लगाता था, ये कहते हैं मौजूद दुश्मनी कर रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं जी, ये वो तो पानामा से आया। ठीक है। इसी जी तरह ये अगर बाहर से को बात कर रहे हैं और इनके पास के बाहर से शवाहिद मौजूद हैं, ठीक अदालत है, में जाए, तो इनको फिर सजा दिलवाएं। लेके जाए। ठीक है सर, मुझे जो दिल भी बहुत दुखता है कई दफ़ा के ये जो मूवमेंट हो रही है या कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फ़ौज को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है और पाकिस्तान की ये बहुत हिफाजत करती है हमारी फ़ौज। तो सर आपका क्या इसके बारे में ख्याल है कि इसके बारे में आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। देखिए ये है गलत, बहुत गलत है, बहुत गलत जी। है। ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक साजिश है। हम्म लेकिन इसको समझने की जरूरत है। हम्म। ये वो सियासतदान है जिनके अंदर इखलाकियात नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लीडर बने हुए हैं। जी पॉलिटिकल पार्टियां इनमें गुलाम रखे हुए हैं इन्होंने। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, खानदानों की मलकियत है। बाकी इनके मुलाजमीन हैं जो काम कर रहे जी हैं। इसी वजह से आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आती, सिर्फ अपने मफादात की दौड़ नजर आती है। जी। इनमें इनमें से किसी ने भी अपने करतूत नहीं देखे। अपने करतूत देखना वो चाहते ही नहीं। वो तभी अवाम के दिलों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये मसला खड़ा करके, नफरत पैदा करके, तो अपने काले करतूतों पे पर्दा डालते हैं। ये वो सारी गेम है। नहीं, मियां साहब का अगर बिल्कुल आप नहीं देख सर, लें या अगर अगर किसी, हम सियासतदानों को साइड पे कर दें, क्योंकि जनरल अवाम का भी आप जैसे कई दफ़ा कमेंट्स लोग करते हैं वो इस तरह के बहुत अजीब से होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इंडिया इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करता है, बहुत प्रोपोगेंडा करता है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। एक तो आप ये बताएं कि इसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। दूसरा सर, हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो आपने देखी होगी कि कर्नल साहब की बीवी थी मोटरवे के ऊपर जिस तरह उन्होंने किया, फिर एक कर्नल साहब की भी वीडियो हमने देखी, वो भी काफ़ी वायरल हुई। तो सर, आपका नहीं ख्याल कि क्या उन लोगों से कुछ ना कहीं गलती हुई है जो कि ये थोड़ा बहुत इमेज ऐसा बना है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आर्मी एक्शन करती है। जी। जो कर्नल साहब की बीवी ने किया या कर्नल साहब ने किया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको फौज से निकाल दिया गया। अच्छा अच्छा। अब ठीक है। कोई मुझे बताएं किसी सिविलियन के खिलाफ एक्शन हुआ? कोई बिल्कुल। बेशुमार सिविलियन खवातीन जो है वो इस्लामाबाद में कोई कोई डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाना चाह रही है तो वहां पुलिस के साथ लड़ रही है, कहीं और इस तरह। यहाँ तक कि एक आध को तो जेल में भी इनको बंद करना पड़ा एक रात के लिए। तो अच्छा। यहाँ पे फौरन छूट जाता है कि पुलिस ने सुलह कर लीजिए, फलाने ये। फौज ये काम नहीं करती। ठीक है। आपने किया है सजा पाओ, उसको निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि इन चीजों पे बदनामी नहीं। आपने चंद लोगों का पढ़ा कि वो उन्होंने, किसी ने कोई कमेंट लिख दिया फौज पे, वो इन्हीं के पीएमएलएन के कुछ लोग हैं, आप अपने लोग हैं, आपको जी भी जी। मैं भेजता हूँ उसकी वीडियो। आप उसके नीचे कमेंट्स देखें। जी बिल्कुल। वो मेरी मतलब मेरी वीडियो एक अभी जो मैंने परसों लोड की, उसके नीचे को 800 से ऊपर लोगों ने कमेंट लिखे थे। जी वो 90% उन्होंने लिखा हुआ कि ये चोर हैं, इनको पकड़ें और इनको फांसियां दें। जी। कोई एक शख्स उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम आर्मी के साथ खड़े हैं, आपका नैरेटिव दुरुस्त है, ये लोग मुजरिम है जो मुल्क को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यकतरफा है कि आप अगर किसी का इस तरह का नैरेटिव, आफ्टर ऑल वो आपको जो जलसा जुलूस नजर आता है तो कुछ लोग तो है ना बिल्कुल। साहब। बिल्कुल। तो वो पीएमएलएन और फिर उन्होंने अपना मीडिया सेल बनाया। आप इससे देखें ना सादिया, मैंने पता नहीं आप पहले जिक्र किया आपके प्रोग्राम में, ये नहीं मेरे नाम पे चला दिया इन्होंने कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन जी जी गवर्नमेंट से बिल्कुल ली है सर, आपने हाँ जी बताया था। और 264 रुपए पर एकड़ के साथ। अब हमारा ज़राअत से दूर दूर का किसी का कोई ताल्लुक नहीं, मेरे खानदान में ये चीज है ही नहीं।
और ना हमें जरी जमीन चाहिए, ना हम संभाल सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ये जॉब वगैरह करते हैं। हम्म, और ये एक झूठ फलंदा था जो पीएमएलएन के मीडिया सेल से चला। उन्होंने कहा ये बड़ा बोलता है लिहाजा इसका करें। मैंने जब देखा कि ये महीना, 2 महीने, 1.5 महीना ये फिर निकल आती है, चीज चलती है, मैंने एफआईए को रिपोर्ट की। अच्छा। मैंने एफआईए को एप्लीकेशन दी और मैंने कहा जी कि ये तहकीकात की जाए। हम्म, अगर मैंने वो जमीन ली है तो मेरे खिलाफ काम कार्रवाई हो, हम्म, और अगर मैंने नहीं ली तो ये जो झूठ इल्जाम लगा जी रहे हैं बेशक, उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल। तो जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने आगे माफिया मांगनी शुरू कर दी अच्छा। कि जी हमें माफ कर दें। फिर उन्होंने ट्विटर पे अपनी माफिया भी डाली, ठीक है। पहले अपने ट्वीट पे ड्रॉ किए। अच्छा अच्छा। तो बात यह है कि परसेप्शन अगर कोई बना ले हाँ जी तो ये बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ये की सर प्रॉब्लम है ना। यही मेरा आपसे सवाल है कि आप कैसे परसेप्शन चेंज करेंगे लोगों की फिर। देखिए, परसेप्शन चेंज करने का मैंने कई मिसालें दी हैं, हम्म, जिसमें मैंने अपनी दी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ठीक जो है। मतलब ये कहते हैं जी जर्नैल जो है वो जर्नैलों ने करप्शन की, फलाने ने की। मैंने कहा यार पहले तो एक जर्नैल का मुझे बता दें कि किसी के बाहर अपार्टमेंट, जैसे मियाँ साहब की जायदादें हैं, जरदारी की हैं, मुझे एक जर्नैल का बता दें कि जी फलां की ये बात जायदाद है, जी जी। अगर है मुझे बताओ। दूसरी बात यह है कि जर्नैल के करप्शन के केसेस हैं तो आप क्यों नहीं उनको सामने लाते, ठीक है। आप उनको लेके जाए अदालतों में। सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। जिन लोगों का इन्होंने अफवाह फैलाई हुई थी, अभी एक जनरल नवीद जमान है जी जी। जो कि यहाँ पे ये नस्ट के डायरेक्टर हैं आजकल, हम्म, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब उन्होंने गालबन 3.5 बिलियन या 3.8 बिलियन रुपीज की करप्शन की। ओह, और अच्छा। उसके साथ साथ उन्होंने आखिर में, पहले ये चलता रहा कोई साल, 1.5 साल, दो, आखिर उन्होंने कहा जी नवीद जमान साहब फारग हो गए, क्योंकि उन्होंने प्री बार्गेन कर ली और नैब को ये पैसा अदा कर दिया। अच्छा। अब कोई भी शख्स ये जब पढ़े और देखे वो यकीन करेगा, कहीं जब पैसा कहते हैं अदा कर दिया तो फिर तो इसका मतलब इसने माफी ये किया। हम्म। अब नैब ने प्रेस रिलीज दी, उन्होंने कहा कि जनाब ना ऐसा कोई केस था, ना कोई अच्छा। प्री बार्गेन हुई, ना हमने लिया, हम्म, ना केस है, आगे केस का कुछ जिक्र आया। हम्म, फिर इन्होंने भी एफआईए में अपनी उसी तरह रिपोर्ट भेजी, जनरल नवीद जमान ने। अच्छा। जब वो एफआईए में केस किया तो फिर उन्होंने पकड़े लोग, फिर माफियां शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। सब केसेस में ऐसे ही है। ठीक है। एक और केस हुआ, एक जीएचक्यू का प्रिंटेड लेटर मीडिया में चलना शुरू हुआ। ये उन दिनों की बात है साथिया, जब इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम की। अच्छा अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ था, इंडस मोटर को ये लेटर था जीएचक्यू की तरफ से कि हमें फॉरन ब्रांड न्यू इन स्पेसिफिकेशन की 2,500 गाड़ियां प्रोवाइड की जाए। अच्छा। और ये कहा गया कि देखिए एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा है, और दूसरी तरफ ये फौज है जो 2,500 नई गाड़ियां दे रही है। जैसे मेरी नजर पड़ी, मैंने उसी वक्त चेक किया जीएसटी से, कहा जी झूठ, फ्रॉड, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, लेकिन आप हमें ये भेजें ताकि हम तहकीक करें। हाँ। जब तहकीक की तो पता चला कि ये लेटर बनाया है एक आदमी ने, यूसुफ जई करके नाम था, अमेरिका में। अच्छा। उसने बनाया, फैब्रिकेट किया, तैयार करके हसन नवाज को भेजा। अच्छा। हसन नवाज ने आगे अपने मुर्तजा सुलंदी और इस तरह के जितने उनके चेले चांटे हैं उनको भिजवाया, उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो मैं ये बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये साजिशें, ये इतने इस मामले में ढीठ और बेगैरत हैं कि ये झूठ को कब करके अपने जुराइम को छुपाने के लिए अपनी अफवाज जो इन्हीं की हिफाजत करती है, ये उनको इस तरह लेट डाउन करने के चक्कर में रहती है। ठीक है। सर मेरा आज का आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत पाकिस्तान लेकर आने में कामयाब हो सकेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये नहीं। अब बरतानिया अच्छा। की पॉलिसी है हर जगह के चोर, डाकू, लुटेरे ये रख लेते हैं, ये छोड़ते नहीं, उनको इस तरह नहीं देते। अगर ये बिल्कुल। पकड़ाना शुरू कर दें तो लोग अपने चोरी का माल यहाँ लाके रखना बंद कर देंगे। जी ये तो फायदा उठा रहे हैं, हर पूरे दुनिया का चोरों का माल इधर इनके पास पड़ा हुआ है, ये मजे कर रहे हैं, इनकी इकॉनमी चल रही है इन जी। चीजों। तो ये कहाँ देते हैं किसी को, ये देंगे तो आइंदा लोग इधर आएंगे नहीं पैसा लेके, वो कहेंगे जी किसी और जगह रखो, क्योंकि ये तो पकड़वा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो जिसके ऊपर अच्छी तरह गेती साबित हो उसको तो ये कतई नहीं छोड़ेंगे।
अच्छा अच्छा। तो मियाँ साहब वहीं रहेंगे, मियाँ साहब की दौलत वहां पे है, माल है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बरतानिया कभी हवाले करे इनको। सर अभी अल्ताफ हुसैन साहब का तो पकड़ाई दी गई है ना, उनका तो खुद इधर काफी बड़ा केस हो गया उनके ऊपर। वो देखिए, मैं एक बेंचमार्क्स। चीज आपको बताऊं, मैं एक जी चीज आपको बताऊं, जी अल्ताफ हुसैन के केसेस बहुत बड़े बड़े पहले भी थे। जी। अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल किया गया और उस वक्त तक उसको पैसा भी देते रहे, उसको एक केस भी नहीं चले जब तक वो कारामत था। करामत। जब तक उसके इशारे पे कराची बंद होता था, हम्म। ये आप जितने जीते बक्सों के बक्से भर के सबूत के ले जाए, इनको सजा नहीं देनी थी। मैं यहाँ कहा करता था, जी। MI6 उसको बचाती थी हर दफा। अच्छा। जब ये समझ लग गई उनको कि अब ये बेकार हो गया, अब ये इसकी कोई नहीं सुनी जाती और ये कुछ नहीं करा सकता, तो तो पहले इसके पैसे बंद किए रॉ ने। हम्म ये भीख मंगों की तरह अपने लोगों से पैसे मांगता रहा कि मेरे हम्म। दफ्तर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मुझे पैसे दें। और अब केस भी आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगे, फिर अच्छा। उसको सजा दिलवा देंगे। जब सजा हो जाएगी तो बरतानिया दुनिया में कहता फिरेगा कि देख लें, हम तो हाँ। सजा देते हैं, हम तो ये मुजरम के पास अगर सबूत अच्छा हो तो हम देते हैं सजा। वो अपना इमेज मतलब भी विन दुरुस्त विन कर लेंगे। सिचुएशन हो जाएगी फिर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो अपना इमेज भी दुरुस्त कर लेंगे। जी 20 बिल्कुल। साल इस्तेमाल किया, 20 साल ये मुल्क पीटता रहा, सबूत भी देते रहे, कोई बात नहीं। जी। अब उसके पैसे भी बंद हो गए, अब सबूत भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा, सजा भी सब दे कुछ देंगे हो और गया। अपना इमेज भी दुरुस्त कर देंगे। ये सबक है दर हकीकत पाकिस्तान के चोरों के लिए जी। कि आप अपने मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजारें, हम्म। बजाय लंदन की सड़कों पे गालियां खाने के। जी लंदन की सड़कों पे इनको गंदी गालियां पड़ती हैं, जी। लेकिन ये खाते हैं क्योंकि वहां चोरी का माल रखा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजारें, यहाँ इनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, इनके ठीक है। गार्ड भी साथ होते हैं। और दूसरा ये कि अपना पैसा पाकिस्तान में रखें तो पाकिस्तान के आवाम को भी फायदा हो, आपको भी सुकून हो। बिल्कुल ठीक है सर। वहां ले जाके जहाँ रखा है वहां कभी पैसा खाया भी जाएगा आपका, पकड़े भी जाएंगे आप, जी। और फिर आपकी इज्जत भी जाती रहेगी, माल भी जाती ठीक रहेगी। है। ठीक है सर। तो ये वहां थैंक यू होना सो बिला। जी थैंक यू सो मच सर आप